सामने बैठे आदमी को मैंने नफरत से देखा था, जिसकी जिद की वजह से मैं उससे शादी करने पर मजबूर हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि रिश्तों की अहमियत एकदम यूं भी बदल सकती है। औरत के विधवा होने के बाद ससुराल में उसके पहले पति के हैसियत से उसे क्यों नहीं रख सकते? उसे पहले जैसा सम्मान और प्यार क्यों नहीं दे सकते? औरत के विधवा होते ही क्यों उसे ससुराल से धुतकार दिया जाता है? क्यों उसे ससुराल में रहने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है? मेरे माँ बाप जिंदा नहीं थे, भाई था जिसके हालात ऐसे नहीं थे कि मैं विधवा होने के बाद उसके घर की दहलीज पर जाकर बैठ जाती। वह तो अपने ही बीवी बच्चों को मुश्किल से पाल पोस रहा था, इसलिए मैंने ससुराल में ही रहना ज्यादा पसंद किया था। लेकिन मैं नहीं जानती थी जिस देवर को मैंने छोटे भाइयों की तरह समझा था, वह मेरे साथ ऐसी हरकत भी कर सकता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझ पर गलत नजर रखने लगेगा। मैंने तो अपनी जिंदगी को एक कमरे तक सीमित कर लिया था और वैसे ही जिंदगी गुजार रही थी जैसा कि मेरे ससुराल वाले चाहते थे। मेरे पति की हादसाती मौत के बाद मुझे जिंदगी से प्यार खत्म हो गया था। बाहर की जिंदगी की रंगीनियों क्या होती है, मैं भूल गई थी। बस अंदर कमरे में रहती थी, खाना बनाने या किसी काम के लिए बाहर आती है और उसे करके फौरन अपने कमरे में चली जाती थी। मेरी सास अपने बेटे के गम में निढाल हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने कुछ होश संभाला तो मुझे कमरे में बैठना भी नसीब नहीं हुआ था। मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी, यहाँ तक कि मेरी जेठानी भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगती थी। पूरा दिन काम करवाती, लेकिन जैसे ही खाने का टाइम होता है, सास मुझे कम खाना देकर कहती कि तुम जवान जहान हो, सारी उम्र कैसे गुजरोगी, इसलिए ज्यादा खुराक तुम्हारी शारीरिक ख्वाहिशों को मारेगी, तुम सादा और कम खाना खाया करो। पूरे दिन में मुझे बस 2 ही रोटियां मिलती थी, एक दोपहर को और एक रात को। मुझे वह समय याद आने लगा जब मेरा पति अनिल जिंदा था। हमारी जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी। 3 साल मैंने अनिल की संगत में ऐसे गुजारे थे जैसे जिंदगी में कोई गम आ ही नहीं सकता। लेकिन उसकी हादसाती मौत ने तो मुझे मार ही डाला था। और फिर हमारे समाज के विधवा के साथ किए जाने वाले व्यवहार ने तो मुझसे जीने का हक तक छीन लिया था। घर में अगर कोई हंसी मजाक कर रहा होता और मैं भी उनकी बातों पर हंस देती या मुस्कुराने लगती है, तो मेरी सास मुझे कहर भरी नजरों से घूरती रहती, कहती तुम्हें शर्म नहीं आई, जवानी में तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारा पति इस दुनिया से चला गया है और तुम यूं बेशर्मों की तरह हंस रही हो। और मुझे ऐसा लगता शायद मैंने ही बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसलिए मैंने अपने मुंह पर एक चुप की मोहर लगा ली थी। सफेद साड़ी ही अब मेरा पहनावा बन चुका था। किसी की शादी होती तो मुझे उस शादी पर जाने की अनुमति नहीं होती थी कि सुहागन के पास विधवा औरत न बैठ जाए, कहीं विधवा का साया सुहागन पर न पड़ जाए। मेरी जेठानी भी मुझसे यूं दूर भागती थी जैसे मैं कोई अछूत हूँ। फिर भी मैं सब्र से अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि जब एक बार मेरी ननद और मेरे नंदोई घर में खाने की दावत पर आए थे। खाना बनाने के बाद मैं किचन में ही बैठकर सूखी रोटी के साथ अचार खा रही थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कह रखा था कि हमेशा सादा खाना खाना, तरमाल खाने की कोई जरूरत नहीं है। और घर में इस वक्त एक से बढ़कर एक खान बने हुए थे, लेकिन मुझे भूख लग रही थी, इसलिए दोपहर की रोटी ली और उस पर अचार रखकर खाने लगी। मेरी जिंदगी से वैसे ही खुशियां रूठ चुकी थी। मेरा दिल भी नहीं चाहता था कि मैं हंसू बातें करूं, बस सांसें थी जिन्हें मैं जिंदगी के नाम पर ले रही थी। मर तो मैं भी शायद उसी दिन गई थी जब अनिल की मौत का संदेश मुझे मिला था। मैं किचन में खाना बना रही थी जब मेरा नंदोई किचन में दाखिल हुआ, कहने लगा, 1 कप चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी रोटी वहीं शेल्फ पर रखी और चाय बनाने लगी। मुझे लगा वो चाय का कहकर बाहर चला जाएगा, लेकिन वो तो दरवाजे के पास हाथ बांधे टकटकी लगाए मुझे ही देख रहा था। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। मैंने कहा, सुमित जी आप बाहर बैठे, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बजे इसके बजाय कि वो किचन से बाहर जाता, किचन के अंदर दाखिल हो गया। मेरे बहुत करीब आकर कहने लगा, मुझे तुम्हें देखकर बड़ा दुख होता है। तुम हारी जिंदगी के बारे में सोचकर बड़ा तकलीफ होती है। भरी जवानी में तुम विधवा हो गई हो, ऊपर से यह जुल्म कि तुम्हें खाने पीने को भी ठीक से नहीं दिया जाता। हाँ जाहिर है, अच्छी खुराक इंसान के अंदर के जज्बातों को उभारती है। हाँ भाई, जवान हो, खूबसूरत हो, अगर तुम्हारी जवानी तुम्हें तंग करेगी तो क्या करोगी? और तुम्हारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है जिससे कि तुम अपने जज्बातों को ठंडा कर सको। ऐसी बातें सुनकर मेरे कानों की लवें तक लाल हो गई थी। मैं ना जाने कैसे यह सब बर्दाश्त कर रही थी। उनकी जगह कोई और होता तो मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती, लेकिन वह मेरे नंद का पति था। एक तमाशा सा लग जाता फिर तो शायद मेरी सास मुझे रखने के लिए भी राजी ना होती। धक्के देकर मुझे घर से निकाल देती। मैं कहाँ जाती?
अनिल के बाद तो मेरी बेबसी का खूब तमाशा लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि एकदम पीछे से ही मेरा देवर राहुल किचन में दाखिल हुआ। उसने सख्त शब्दों से मेरे नंदोई से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका किचन में क्या काम है? वह घबराकर बोला, मैं तो चाय लेने आया था। राहुल कहने लगा, आप बाहर जाकर बैठे, आपको चाय मिल जाएगी। राहुल के आने पर वो एकदम बौखला सा गया था। फटाफट से किचन से बाहर चला गया। मैं परेशान हो गई थी कि कहीं राहुल मुझे ही गलत ना समझे, क्योंकि अब वो मुझे गुस्से से देख रहा था। मेरे पास आया, कहने लगा, मुंह में जवान नहीं है आपके? कब से वह बकवास कर रहा है और आप चुपचाप सुन रही है? मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका? मैंने कहा कि अगर तुम खुद को मेरी जगह रख कर सोचो तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस घर के अलावा मेरे पास दूसरा कोई साहिबान नहीं है, इसलिए सहना पड़ता है। ये कहकर मैंने अपने आंसू साफ किए और कप में चाय डालकर उससे कहा कि जाओ बाहर देकर आ जाओ। मैंने अपनी सूखी रोटी उठाई और अपने कमरे में जाने लगी। वह कहने लगा, यह खाती हैं आप भाभी? शायद उसे नहीं पता था कि यही मेरा खाना है। मैंने कहा, हाँ, मेरे नसीब में अब यही है, और मैं यह क्यों खाती हूँ इसका जवाब तुम अपनी माँ से पूछ लेना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन उसके बाद राहुल की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। मैंने नोट किया था वह मुझे देखने लगा था, और मुझे उसका इस तरह देखना बुरा लगता था, क्योंकि मैं उसे अपना भाई समझती थी। लेकिन पति के मरने के बाद शायद समाज की नज़रें ही बदल जाती है। शायद बेसहारा औरत को हर मर्द अपनी जागीर समझता है। एक बार तो हंगामा सा मच गया था। मुझे भी राहुल से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो हमेशा उसे अपने छोटे भाइयों जैसा समझा था। बेशक उम्र में मुझे 1 साल बड़ा था, लेकिन अनिल के होते हुए अक्सर अनिल की डांट डपट सुनकर वह मेरे पास आता था। कहता, भाई को समझाती क्यों नहीं? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं? उन्हें क्यों मेरी आज़ादी नहीं पसंद? यह सुनकर अनिल कमरे में आ जाते। राहुल से कहते, यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तुम अपने काम के लिए नहीं निकले? तुम्हें एहसास नहीं है कि बिजनेस भी संभालना है? जब देखो इधर उधर घूमते रहते हो, क्रिकेट खेलते रहते हो। जब वह अनिल को इतने गुस्से में देखता तो मेरे पीछे छुप जाता। भाभी बचाएं, इस जल्लाद भाई से मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। यह सुनकर अनिल मुझे कहते कि बीच में से हटो नीलम, आज तो मैं इसके कान खींच लूंगा। मुझे कह रहा था कि बस मैं ऑफिस जा रहा हूँ और देखो जाकर कमरे में तुम्हारे पीछे छुप गया। आज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं उसे कहती, छोड़ दो अनिल, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ खुद ही काम को लेकर सीरियस हो जाएगा। क्यों मेरे छोटे से भाई के पीछे पड़े रहते हो? अनिल उसे छोड़कर मुझे घूरने लगते। कहते, तुमने बहुत सर पर चढ़ा रखा है इसे, देख लेना सारी जिंदगी मेरे ही सर पर बैठकर खाएगा। मजाल है कि कभी कुछ काम कर ले। जब देखो क्रिकेट खेलता रहता है या दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। राहुल अनिल को अंगूठा दिखाते हुए बाहर निकल जाता था। इससे पहले कि अनिल उसके पीछे भागने लगे तो मैं उनका हाथ पकड़ लेती। मैं कहती, छोड़े अनिल उसको, कोई बात नहीं, इतना भी बड़ा नहीं है, अभी सिर्फ 23 साल का हो पाया है। अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। समय के साथ साथ खुद ही सीरियस हो जाएगा। कितने हसीन दिन थे जो ख्वाब हो चुके थे। उस समय मेरी सास भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। अनिल घर में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन सारे घर की जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाल रखी थी। मुझे भी पूरा पूरा सम्मान दिया जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी सास मुझे कोई कड़वी बात भी कह जाती। अनिल ने बताया था कि मैंने शादी के फौरन बाद अपनी बहन और माँ को बिठाकर कह दिया था कि नीलम मेरी पत्नी है, इसलिए उसे कभी भी घर की नौकरानी मत समझना। उसे पूरा हक है कि वह अपनी मर्जी से किचन में जो चाहे बनाए और खाए, जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। मुझे यह बात पसंद नहीं है कि वह आपसे पूछकर खाना बनाए, आपसे पूछकर हर काम करे। उसको भी जीने का हक है। जब तक अनिल जिंदा थे घर पर मेरा राज था। सब मुझे हाथों हाथ रखते थे। एक उस आदमी के चले जाने से जैसे मेरी जिंदगी आसमान से जमीन पर जाकर गिरी थी। मैं खाली दामन हो गई थी। जिंदगी मुश्किल तो थी, लेकिन राहुल की बात ने और भी मुश्किल कर दी थी। मेरी सास बड़े गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, मेरे एक बेटे को खाकर तेरा जी नहीं भरा, जो अब दूसरे को भी निगलना चाहती है। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाई थी। मैंने कहा, क्या बात है मम्मी जी, मैंने क्या किया है? अनिल का दुनिया से जाना मेरे हाथ में नहीं था। अगर मेरे हाथ में नहीं होता तो मैं कभी भी उन्हें जाने ना देती। वह कहने लगी, उसे छोड़ो, राहुल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्या जादू कर दिया है तुमने? कहता है कि तुमसे शादी करेगा। यह सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा, वह पागल तो नहीं है? मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वह कहने लगी कि वह तो जिद बांधे हुए है।
और अपने बाप से साफ कह चुका है, शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे। अब मुझे यह बताओ, ऐसा कौन सा चक्कर चलाया है तुमने राहुल के साथ? तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे नाक के नीचे तुमने राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बेशक मुझसे जो मर्जी कसम ले ले। मेरी सास गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। मुझे राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लौसे क्या जरूरत थी यह तमाशा लगाने की और यह सब कहने की? मैं सीधा राहुल के कमरे में आ गई थी। मैंने उसे कहा कि यह क्या नया तमाशा लगाया है तुमने? घर पर सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। वो कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, क्या तुमने यह कहा है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो कहने लगा, हाँ तो इसमें बुराई क्या है? मैंने कहा, तुम्हारे भाई की विधवा हूँ मैं। वो कहने लगा, मुझे पता है। मुझे उसके जवाब पर हैरत हुई थी। मैंने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो राहुल? तुम जानते हो मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। वो कहने लगा कि छोटा भाई मैं आपका उस वक्त था जब तक अनिल भाई जिंदा थे। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। मैंने कहा, इस घर के अलावा मेरी और कोई पनाहगाह नहीं है। मेरा भाई मेरा खर्चा उठाने के काबिल नहीं है, वरना मैं बहुत पहले ही उसके घर चली जाती। भगवान के लिए मेरी जिंदगी को मुश्किल में मत डालो। मुझे यहाँ पर सर छुपाने के लिए जो जगह मिली है उसे मुझसे मत छीनो। कहने लगा, आपको पनाह ही तो दे रहा हूँ, लेकिन अपने नाम की। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। तुम्हारी बात पर मम्मी जी को यह लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। मुझे लगा शायद ये बात सुनकर वह मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा, लेकिन वो तो कहने लगा, जिसको जो समझना है समझने दे। पापा मेरे फैसले पर राजी हैं और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, और आप भी शादी की तैयारी करें। मैंने कहा, मैं हरगिज तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में आकर अनिल की तस्वीर पकड़कर रोने लगी। उसे याद करने लगी। वह था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर गलत निगाह डालता। पहले मेरी नंद के पति की घटिया बातों को न जाने कैसे मैं बर्दाश्त कर रही थी, और अब राहुल, उसने तो हद ही कर दी थी। अगले दिन मेरे ससुर ने जब मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैंने हमेशा राहुल को अपने भाइयों जैसा समझा है। क्या मैं अनिल के नाम पर यहाँ नहीं रह सकती? वो कहने लगे, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मजबूरन मुझे तुम्हें तुम्हारे भाई के घर छोड़ना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लेकिन नीलम बेटा, मेरी भी ये इच्छा है कि तुम मेरे घर में ही रहो। मेरी सास कहने लगी, क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब वह इनकार कर रही हो तो क्यों आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? वो कहने लगे, यह बच्ची है, अभी इतनी समझ नहीं है कि आगे कितनी मुश्किलें इसके इंतजार में खड़ी है। लेकिन मुझे राहुल का फैसला बिल्कुल ठीक लगा है। जाहिर है कल को उसकी भी शादी होगी। क्या उसकी पत्नी नीलम की जिंदगी तंग नहीं कर देगी? वह किसी भी तौर नीलम को बर्दाश्त नहीं करेगी। और बड़ी बहू का व्यवहार तुम अपनी आंखों से ही देख लो, वह तो इसे अपने पास भी नहीं बैठने देती। हम लोग आज जिंदा है, कल को नहीं रहेंगे, तो फिर इसका क्या होगा? ये किसी ने सोचा है? यह हमारे अनिल के निशानी है, हम इसे बेघर नहीं कर सकते। इसलिए राहुल का फैसला बिल्कुल ठीक है। फिर मुझसे कहने लगे कि मैं चाहूंगा कि तुम इस फैसले का सम्मान करो। ये तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा। तुम्हें एक सुरक्षा और एक पनाह चाहिए जो राहुल की सूरत में ही तुम्हें मिल सकती है। राहुल से शादी करना मेरी मजबूरी थी। मुझे वाकई एक पनाह की जरूरत थी, और यह बात भी ठीक थी कि राहुल की पत्नी आती तो मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन यह भी सच था कि मैं अनिल की जगह किसी को दे नहीं सकती थी। इसलिए मैं सोच चुकी थी कि इस घर में रहने की खातिर राहुल से शादी कर लेती हूँ, लेकिन बाद में राहुल से कह दूंगी कि वह दूसरी शादी बेशक कर ले। मुझे उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसके नाम के सहारे ही जिंदगी जी लूंगी। फिर मैंने सोचा शायद वह भी मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है, सिर्फ ताकि मुझे सहारा दे सके। मैंने शादी का जोड़ा नहीं पहना था जो राहुल ने एक नौकरानी के हाथों मेरे कमरे में भिजवाया था। मैं एक बार दुल्हन बन चुकी थी, दोबारा बनना मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैंने इसी सफ़ेद साड़ी में राहुल से शादी की थी। हाँ, मेरी सास ने शादी के फेरे लेते समय मेरे सर पर लाल चुन्नी डाल दी थी। राहुल के साथ फेरे लेते हुए मुझे वह समय याद आ गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जब राहुल ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, और उस वक्त मुझे राहुल से नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं उसे अपने पति की जगह पर नहीं देख सकती थी। जब वह मेरे कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद किया, मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा हो। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, मैं पीछे हट गई। वह कहने लगा, मैंने आपको शादी का जोड़ा भिजवाया था, वह क्यों नहीं पहना आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी अनिल की जगह नहीं दे सकती।
हाँ, तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि घर में मुझे रहने के लिए तुमने अपना नाम दिया, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जब चाहे दूसरी शादी कर सकते हो। उसने बड़े अपनेपन से मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों में शरारत भर कर कहने लगा, पहली शादी तो निभा लूं, दूसरी के बारे में बाद में सोचूंगा। इससे पहले कि वह मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उससे छुड़ाया और बेर से खड़ी हो गई। मैं कहा, नहीं राहुल, मुझे इस आजमाइश में मत डालो, मैं तुम्हें अनिल की जगह नहीं दे सकती। यह कहकर मैं रोने लगी। मुझे यूं रोता देखकर वह कहने लगा, ठीक है, आप परेशान ना हो, सो जाएं। उसने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने साइड टेबल पर रखी अनिल की तस्वीर उठाई और सीने से लगाए रोते हुए सो गई थी। सुबह राहुल ने वह तस्वीर मेरे हाथ से लेकर वापस साइड टेबल पर रखी थी। उसकी हरकत पर मेरी आंख खुल गई थी। 4 दिन गुजर गए थे, उसने मुझे दोबारा पति पत्नी वाला रिश्ता बनाने के लिए नहीं कहा था। मैं भी सुकून से हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं आपको सफ़ेद कपड़ों में ना देखूं और ना ही इतनी सादगी में। रात को जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो अच्छे से तैयार रहना, जिस तरह नई नवेली दुल्हन तैयार रहती है। यह कहकर वो चला गया था, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। राहुल के कहने के बावजूद भी मैं रात को तैयार नहीं हुई थी, अपने उसी पुराने हुलिये में घूम रही थी। पुराने होली में देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे, लेकिन मुझे परवाह न थी। उसके कमरे में आने से पहले मैं साइड टेबल पर रखी अनिल की तस्वीर पकड़े रोते हुए उससे बातें कर रही थी। जब राहुल कमरे में दाखिल हुआ, मुझे देखकर उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया था। काफी गुस्से में लग रहा था, मेरा दिल डर से कांप गया था। राहुल को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मेरे पास आया, मेरे हाथ से अनिल की तस्वीर को छीना था। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे अनिल की तस्वीर वापस करो राहुल। वह कहने लगा, क्यों वापस करूं? उसके कहने का तरीका बहुत ही गुस्से वाला था। कहने लगा, बहुत दिन से मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब मैं रात को कमरे में आता हूँ, तुम भाई की तस्वीर पकड़े उनसे बातें कर रही होती हो, मेरे सामने उनकी तस्वीर को चूमती हो, सीने से लगाती हो। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो नीलम? राहुल की बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मैंने कहा, मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ कि अनिल की जगह तुम्हें नहीं दे सकती। वो कहने लगा, क्या तुम्हारे ऐसा करने से भाई वापस आ जाएंगे? या उन्होंने कहा था तुमसे कि उनके मरने के बाद तुम भी सती हो जाना? यह पुराने जमाने की रस्में थी कि पति के मरने के बाद पत्नी भी सती हो जाया करती थी, या फिर उससे उसके हंसने बोलने का अधिकार भी छीन लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पति के मरने के बाद उसे जीने का हक है, वह शादी भी करने का हक रखती है। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम मेरे होते हुए मेरे भाई की तस्वीर को सीने से लगाओ। बेशक मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी ऐसी हरकतें करे। उतारो ये विधवा की साड़ी और जाओ, तैयार होकर आओ मेरे लिए, और इस बार मैं तुम्हारा कोई भी एक सक्यूज नहीं सुनूंगा। ये कहकर उसने अनिल की तस्वीर अलमारी के लॉकर में रख दी और उसे लॉक कर दिया। यह देखकर मुझे राहुल और भी बुरा लगने लगा था। मैं वैसे ही बैठी रही। राहुल कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, मर्जी है तुम्हारी। यह कहकर उसने ड्रेसिंग के दराज से कांच की चूड़ियां निकाली और मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे हाथ को थामकर उसने मेरी कलाइयों को चूड़ियों से भर दिया था। कहने लगा, हमेशा इन चूड़ियों को अपने हाथों की रौनक बनाए रखना। यह कहकर उसने मुझे खींचकर अपने सीने से लगाया था। कुछ देर तक मैं उसकी मजबूत बाहों से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह हट्टा कट्टा मजबूत मर्द था। लाख कोशिश के बावजूद जब मैं उसकी बाहों के घेरे से निकल ना सकी, तो थक हार कर मैंने उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया था। मेरे मना करने को वह किसी भी खातिर में नहीं लाया था। वह अपना हक वसूल कर चुका था। रात भर रोने की वजह से सुबह तक मेरी आंखें सूजी हुई थी। मैंने नहाकर एक हल्के रंग का ड्रेस पहन लिया था, लेकिन अब राहुल ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने मुझे रेड कलर की एक फैंसी साड़ी निकाल कर दी। कहने लगा, इसे पहनो, मुझे ये रंग पसंद है। इससे पहले कि मैं इनकार करती, वह सख्त व्यवहार पर उतर आया था। कहने लगा, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, नहीं तो मैं शरारत कर जाऊंगा और तुम्हें दोबारा नहाना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मैं चाहकर भी उसे कुछ कह नहीं पाई। जब कपड़े बदलकर राहुल के साथ कमरे से बाहर निकली तो सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। कमरे से बाहर आते हुए मुझे शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई पाप किया हो। राहुल ने कमरे से बाहर निकलते ही मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझे डाइनिंग टेबल के पास लाया और कुर्सी खींचकर मेरे साथ ही बैठा था। मेरी सास का मूड बहुत खराब था। राहुल ने मेरी प्लेट में खुद ही पराठा रखा। कहने लगा, अब तुम्हें सिर्फ एक रोटी खाने की या फिर सूखी रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं है।
यह बात सुनकर मेरी सास और मेरी जेठानी दोनों ही मुझे घूरने लगी। राहुल कहने लगा, मम्मी जी, आज के बाद मैं नीलम को कभी भी घर में नौकरों के जैसे काम करते हुए ना देखूं और ना ही मैं यह बर्दाश्त कर सकता हूं कि कोई उसे ताने दे। अब वह अनिल भाई की विधवा नहीं, मेरी पत्नी है और उसे इसी हैसियत से अपनाया जाए। मैं एकटक राहुल को देख रही थी। जो मुझे राहुल कम और अनिल ज्यादा लग रहा था, आज मुझे राहुल में अनिल की झलक नजर आ रही थी। मुश्किल से ही सही, लेकिन सबने मुझे राहुल की हैसियत से स्वीकार कर लिया था। राहुल मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैं उससे खिंची खिंची रहती थी। मगर 1 महीने बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। हालांकि अनिल की संगत में मैंने 3 साल गुजारे थे, लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई थी। लेकिन राहुल के साथ शुरू किए गए मजबूरी के रिश्ते में शायद ये पहली खुशी थी जो मुझे मिली थी। राहुल भी बहुत खुश था। अब तो मेरी सास भी बहुत खुश हो गई थी। लेकिन राहुल का तो बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ ना कर गुजरे। मुझे पाँव तक जमीन पर रखने नहीं देता था। ऑफिस होता है तो कई बार मुझे फोन करके पूछता, तुमने फ्रेश जूस पिया, खाना तो ठीक से खाया या नहीं, कुछ खाने का दिल हो तो मुझे बता देना। मेरे दिल में अब धीरे धीरे राहुल की मोहब्बत घर करने लगी थी। 9 महीने के बाद मैंने एक प्यार से बेटे को जन्म दिया था। सब बहुत खुश थे। राहुल की मुझसे मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अब मैं भी उसे चाहने लगी थी, उसका ख्याल रखने लगी थी, उससे बातें भी खूब करती थी। वह मेरे साथ बैठता तो मेरा सर अपने कंधे पर रख देता, कहता, बस मेरे करीब रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाती रहा करो, मुझ पर हक जमाया करो नीलम, मुझे अच्छा लगता है। मेरी झिझक काफी हद तक दूर हो गई थी। राहुल की मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दी थी। लेकिन उसके बाद जो क़यामत मुझ पर टूटी, मेरे हवास हो गए थे। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को, मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। इन 2 सालों में राहुल ने मुझ पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर डाली थी। मेरा बेटा 1 साल का हुआ तो उसकी सालगिरह राहुल ने घर के बड़े से आंगन में ही अरेंज करवाई थी। इस समय मेहमान मौजूद थे। हम केक काटने ही वाले थे कि जब बाहर की डोर बेल बजी थी। दरवाजा मेरी ननद ने खोला था और सामने आने वाले को देखकर उसकी चीख निकल गई थी। हम सब की नजरें नंद की तरफ उठी थी। जब वो आदमी अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर मैं अपना अगला सांस लेना भूल गई थी। वो तो अनिल था, मेरा पहला पति। वह जिंदा था। ये कैसे मुमकिन था? अनिल की बेताब नजरें मुझे ही तलाश कर रही थी और मैं यूं थी कि पत्थर की हो चुकी थी। सभी अनिल को जिंदा देखकर उसके पास भागे थे, उसे गले मिलने लगे। कुछ साल पहले अनिल दुबई के लिए प्लेन में बैठे थे, लेकिन वह प्लेन क्रैश हो गया था। सुनने में यही आया था सब मुसाफिर मर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो जिंदा हम सबके सामने खड़े थे। कहने लगे, प्लेन अभी आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा था, बस जमीन से कुछ ऊपर था जब प्लेन के टायर को आग लग गई थी। बहुत से मुसाफिर हंगामा रास्तों से बाहर निकलने लगे। मैं भी प्लेन से नीचे कूद गया था। प्लेन उस समय समंदर के ऊपर था। जैसे ही मैं पानी में गिरा, जहाज के धमाके की आवाज मैंने सुनी थी, लेकिन उसके बाद मुझे किसी चीज का होश ना था। मुझे होश कुछ दिन बाद आया, फिर पता चला कि मैं पिछले 2.5 साल से कोमा में था। न जाने मुझे किसने बचाया और हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। मेरा तो विश्वास पक्का हो चुका था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मेरी सास अनिल के साथ लगी रोए जा रही थी। अविश्वास से अनिल के चेहरे पर हाथ फेर रही थी, जैसे उन्हें अब भी विश्वास न आ रहा हो। सब अनिल के पास थे, बस मैं ही दूर खड़ी थी। समझ नहीं पा रही थी यह सब क्या हो गया है। अनिल के वापस आने पर रोऊं या खुश होऊं? अनिल की जब मुझ पर नजर पड़ी तो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुलाने लगे। नीलम, तुम दूर क्यों खड़ी हो? देखो, तुम्हारी दुआओं ने मुझे तुम्हारे पास जिंदा भेज दिया है। इधर आओ मेरे पास। एक बाजू से उन्होंने मेरी सास को अपने साथ लगा रखा था, दूसरे हाथ को फैलाए वह मेरे इंतजार में खड़े थे। मुझे लगा मेरे कदमों में अनदेखी जंजीरें पड़ चुकी हैं। कैसे जाती मैं उनके पास? इस वक्त मैं राहुल की पत्नी थी। अनिल खुद ही मेरे पास आ गए। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अनिल ने मुझे अपने आप से लगा लिया तो मुझे करंट सा लगा था। मेरी नजरें अनिल के पीछे खड़े राहुल पर जा टिकी थी, जो मुझे ही देख रहा था। अनिल कहने लगे, होश में आते ही मुझे मम्मी पापा के बाद तुम्हारा ही ख्याल आया था कि तुम तो इन 2-2.5 साल में रो रो कर पागल हो चुकी होगी। राहुल मुझे ही देख रहा था। दोनों हाथों की मुट्ठियां उसने भींच रखी थी। वह जिस तकलीफ से गुजर रहा था, मैं उसकी तकलीफ को समझ सकती थी कि ऐसा क्यों था। मैं अनिल से पीछे हट गई। फिर अनिल ने मेरे बहते आंसू साफ किए। उसकी नजरें मेरे साथ खड़े मेरे बेटे पर पड़ी। वह पूछने लगी, यह कौन है? सोनू मुझे मम्मा मम्मा कह रहा था। यह सुनकर अनिल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। उसने जल्दी से सोनू को गोद में उठा लिया। कहने लगा, नीलम, ये हमारा बच्चा है। वह बेतहाशा मेरे बेटे को चूमे जा रहा था।
सब चुप थे, शायद किसी में भी यह बताने की हिम्मत नहीं थी कि इन 2-2.5 सालों में क्या कुछ हो चुका था। सब मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे, बस घर के लोग ही रह गए थे। अनिल की नजरें अब भी मुझ पर थी, वह चाहते थे कि मैं कमरे में जाऊं और वह भी कमरे में मेरे पास आ सके, लेकिन मैं अजीब से दोहराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ अनिल था और दूसरी तरफ राहुल, और फिर मेरा बच्चा। राहुल भी वही लॉन्च में ही खड़ा था, वह भी मुझे ही देखे जा रहा था। जब अनिल ने सबसे कहा कि वह अब थक चुका है, आराम करना चाहता है, ये कहकर वह मेरे पास आ गए। कहने लगे, नीलम तुम क्यों खामोश खड़ी हो, क्या बात है? अब मैं उसे क्या बताती। कहने लगा, अच्छा तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिंदा लौट आया हूँ। वो मुस्कुराने लगे जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ थामा। राहुल हमारे पास आ गया था, कहने लगा, भाई नीलम अब आपकी कुछ नहीं लगती। उसने अनिल के हाथ से मेरा हाथ छुड़वाया था। मैं तो पहले से ही बेजान थी। अनिल हैरत से राहुल को देखने लगे, कहने लगे, मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? राहुल कहने लगा, हमें यही पता था कि आप भी मुसाफिरों के साथ मर चुके हैं, इसलिए मुझे नीलम से शादी करना पड़ी। यह सुनकर तो अनिल की रंगत फीकी पड़ी थी। राहुल कहने लगा, सोनू आपका नहीं मेरा बेटा है। ये सुनकर अनिल हैरत से कभी मुझे तो कभी राहुल को देखने लगे। मेरी सास भी राहुल के पास आ गई, मेरे ससुर भी उसे समझने लगे कि किन हालातों में यह शादी करना पड़ी थी। अनिल फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहे थे, फिर अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। कुछ देर अपने माथे को दबाते रहे, फिर ना में हिलाने लगे। कहने लगे, नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। नीलम मेरी पत्नी है। राहुल, कैसे? नीलम मेरी पत्नी? उफ। फिर वो अपने कमरे में चले गए। मेरी सास और ससुर भी अपने अपने कमरों में चले गए। बस मैं लॉन्च में खड़ी थी। राहुल मेरे पास आया, कहने लगा, नीलम चलो कमरे में। मैं खाली खाली आंखों से उसे देख रही थी। वह मेरा हाथ थामकर मुझे कमरे में ले गया। मैं बेजान सी बेड पर बैठ गई थी। उस वक्त राहुल की पसंदीदा साड़ी में तैयार थी। उसने आज मेरी बहुत तारीफ भी की थी और उसकी तारीफ पर मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन अब मेरी जिंदगी सवालिया निशान बनकर रह गई थी, जिसमें कसूर किसी का भी नहीं था। राहुल मेरे सामने बैठ गया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने छुड़ा लिया। यह देखकर राहुल के चेहरे पर परेशानी के हाव भाव बिखरे थे। कहने लगा, नीलम मैं बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। उसके कहने का अंदाज भीगा हुआ था, आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कहने लगा, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे घर वालों ने तुम्हें इंसान समझना छोड़ दिया था, तुम्हारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। बल्कि जब मैं अपने जीजा जी की बदतमीजियां देखी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा कि अनिल भाई के मरने पर सजा तुम्हें क्यों दी जा रही है, तुम्हारी जिंदगी को क्यों दर्दनाक बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब मैं तुम्हें अनिल भाई के लिए रोते तड़पते देखता तो मुझे जलन होती थी। तुम उनकी तस्वीर से प्यार भरी बातें करती, उसे सीने से लगाती तो मेरे अंदर आग सी दौड़ने लगती थी। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शायद शादी के साथ फेरे लेने का मतलब मुझे तब समझ आ गया था। भाई के लिए खुद रो सकता था लेकिन तुम्हें रोता नहीं देख सकता था। बस पता ही नहीं चला कब तो मेरे लिए इतनी अहम हो गई कि तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने फिर से मेरे हाथ थाम लिए, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, कोई भी फैसला करने से पहले यह सोच लेना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। हमारा एक बच्चा है, प्लीज मेरे और सोनू के बारे में सोच लेना। मैं किसी पत्थर की तरह बेजान बैठी थी। उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और तकिया उठकर सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह मैं जब कमरे से बाहर आई तो अनिल सामने सोफे पर सिर पकड़े बैठे थे। सुबह सुबह का समय था, कोई भी नहीं जागा था। मुझे राहुल के कमरे से बाहर निकलते देखकर उन्होंने मुझे शिकवा भरी नजरों से देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। वो उठकर मेरे पास आ गए, कहने लगे, नीलम मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने पूरी रात इस बारे में सोच विचार की है और मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम अब भी मेरी पत्नी हो। ठीक है, राहुल ने और तुमने मजबूरी में शादी की थी। उस समय शायद हालात की नज़ाकत यही थी कि तुम दोनों शादी कर लेते, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो तुम अब मेरी पत्नी हो। मैं सोनू को भी अपनाने को तैयार हूं, कुछ भी कहो, वह भी मेरा ही खून है, मेरे भाई की औलाद है। राहुल से मैं बात करूंगा कि वह तुम्हें तलाक दे दे, मैं तुम दोनों को अपनाऊंगा। राहुल का क्या है, वह दूसरी शादी भी कर सकता है। मैंने खाली खाली आंखों से अनिल की तरफ देखा था। शायद हाँ, यह सच था कि मैं पहले अनिल से मोहब्बत करती थी, लेकिन जिस तरह राहुल ने मेरा साथ दिया, मेरे ख्याल रखा, राहुल की मेरे दिल में एक जगह बन गई थी। और सबसे बड़ी बात, वह मेरे बच्चे का बाप था। कैसे मैं एक बच्चे को उसके सगे बाप से अलग कर देती, मैं यह नहीं कर सकती थी।
मैंने अनिल के हाथ से अपने हाथ छुड़ा लिए। मैंने कहा, अनिल ठीक है, मैं पहले तुम्हारी पत्नी थी लेकिन अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं अब राहुल की पत्नी हूँ। अनिल कहने लगे, नीलम मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। पूरी रात मेरी अंगारों पर कटी है, यह सोचकर कि तुम राहुल की बाहों में सो रही हो। मैं कैसे तुम्हारे बगैर रहूंगा। लेकिन पूरी रात मैं भी सो नहीं पाई थी। मैंने एक फैसला कर लिया था और सब घर वालों के सामने मैंने वह फैसला सुना दिया था। मेरा फैसला सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून सा फैल